दोस्तों, मैं फजल हुसैन आपके लिए एक ख़ास वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय की क्लास 6 की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले साथियों के लिए ये प्रवेश परीक्षा होती है हर साल। इसमें 80 प्रश्न आते हैं, 40 मानसिकता परीक्षण और 20 अंकगणित परीक्षण, और तीसरा जो अनुभव होता है वो भाषा परीक्षण का होता है। और ये हिंदी भाषा के लिए आपके लिए ये वीडियो लेकर हाजिर हैं। अनुभाग 3 भाषा परीक्षण यानी हिंदी। इसमें 61 से 80 तक के प्रश्न होंगे। इसमें 4 अनुच्छेद दिए जाएंगे और हर अनुच्छेद से 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस अनुच्छेद से प्रश्न होंगे वो भी बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे और उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इनमें एक उत्तर सही उत्तर छांट के आपको देना है। तो इसमें पहला अनुच्छेद है, पढ़ते हैं इसको। यह है, यदि किसी निर्जन टापू पर व्यक्ति को एक समूह आकर बस जाए तो क्या होगा? होगा क्या? खाद्यान्न की समस्या पैदा होगी। अब वे लोग खेती करने पर उतारू होंगे क्योंकि वहाँ कम लोग हैं और भूमि अधिक है, अतः उन्हें अच्छी किस्म की खेती उपलब्ध हो जाएगी। खाद्यान्न भी पर्याप्त मात्रा में होगा, परंतु उसी टापू पर कुछ और व्यक्तियों का समूह आकर बस जाए तब क्या होगा? तब अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। अधिक खाद्यान्न के लिए अधिक खेती की आवश्यकता होगी, परंतु अच्छी किस्म की भूमि आएगी कहाँ से? अच्छी किस्म की भूमि पर तो पहले से ही कुछ व्यक्ति खेती कर रहे हैं, तब तो उससे कुछ घटिया किस्म की भूमि पर ही खेती करने को विवश होना होगा। इसका परिणाम यह होगा कि व्यक्तियों के पहले समूह की तुलना में दूसरे समूह को कम उपज प्राप्त होगी। टापू पर व्यक्तियों का तीसरा समूह अगर चला जाए और खेती करे तो उससे पहले के दोनों समूहों से कम उपज प्राप्त होगी। तो ये था हमारा अनुच्छेद नंबर 1। इस अनुच्छेद पर आधारित ये प्रश्न दिए गए हैं 5। इसमें पहला प्रश्न है, निर्जल स्थान में आबादी बसने पर पहली समस्या कौन सी आएगी? तो आबादी बसने पर सबसे पहली समस्या होती है वो खाद्यान्न की समस्या होती है, यानी भोजन की समस्या होती है। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। नई भूमि में कम आबादी होने पर कैसी खेती होगी? आबादी कम होगी तो फिर अच्छी किस्म की खेती वहां मिल जाएगी। तो चौथा विकल्प इसका सही है। अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता कब होगी? अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता तब होगी जब आबादी उस पर अधिक हो जाए। तो पहले विकल्प में दिया है अधिक आबादी होने पर, तो पहला विकल्प ही इसका सही है। लोग घटिया किस्म की भूमि पर खेती करने को मजबूर होंगे। जब आबादी ज़्यादा हो जाएगी, दूसरे समूह आगे बच जाएगा, तो फिर लोग घटिया किस्म की खेती करने पर मजबूर होंगे, क्योंकि अच्छी किस्म की भूमि पर लोग पहले से ही खेती कर रहे हैं। यानी पहला समूह आ गया था, उसने अच्छी किस्म की भूमि पर खेती करना शुरू कर दी थी, तो फिर दूसरा जो समूह आएगा तो उससे घटिया भूमि पर खेती करने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो इसका चौथा जो ऑप्शन है, जो विकल्प है, वो सही है। इस प्रश्न में पहले वाले समूह को सबसे अधिक उपज प्राप्त होगी, क्योंकि इसका क्या कारण है? क्योंकि पहला समूह आया था उसको सबसे अधिक उपज प्राप्त होगी। तो इसके लिए क्या है कि जो पहला समूह था उसे अच्छी किस्म की भूमि मिल गई थी, तो अच्छी किस्म की भूमि में जो है अधिक उपज होगी। तो पहले विकल्प में दिया जाएगा पहले वाले समूह को सबसे अच्छी किस्म की भूमि मिली थी, इसलिए उसकी सबसे अधिक उपज होगी। तो पहला विकल्प इसका सही है। दूसरे अनुच्छेद में दिया गया है, जिन महापुरुषों ने भारतीय समाज की दुर्व्यवस्था एवं गलत नीतियों को दूर करने में अपने जीवन के अमूल्य क्षणों का सदुपयोग किया, उनमें राजा राम मोहन राय का नाम प्रमुख है। उन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को बंद करने का आंदोलन चलाया, जो आगे चलकर सफल हुआ। ये नए भारत के पिता के नाम से हमारे देश में प्रसिद्ध थे। राम मोहन राय ने समाज की कुरीतियों को हटाने के लिए पुस्तकें लिखी, लेख लिखे और निर्भय होकर बुराइयों का भंडाफोड़ किया।
उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। उनके चलते बंगाल के हिंदू नवयुवक समझने लगे कि हिंदू ठोस है और ढोंगियों ने इनमें बुराइयां फैला रखी हैं। राम मोहन राय के समय बंगाल में अंग्रेजी शासन था। उन्होंने शासन की ओर से ऐसे कानून बनवाने की कोशिशें की जिनसे भारतीय वासियों में फैली बुराइयां दूर हों। उन्होंने देखा कि अंग्रेजी सरकार हुकूमत के लिए अंग्रेजी में कागज पत्र लिखती है, कानून की किताबें अंग्रेजी में लिखी जाती हैं। भारत के लोग अंग्रेजी पढ़ना लिखना नहीं जानते और इसलिए सिर्फ चपरासी बनाए जाते हैं। उस समय अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय अंग्रेजी पढ़ें। उनको डर था कि अंग्रेजी पढ़ जाने से ये हुकूमत में टांग अड़ाएंगे और अंग्रेज़ों की पोल खुल जाएगी। राम मोहन राय अंग्रेज़ों की चाल समझ गए थे। उन्होंने आंदोलन किया। 2-4 अंग्रेज़ों ने भी उनका समर्थन किया। लाचार होकर अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग खोला। तो ये था दूसरा अनुच्छेद और ये है इस अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, सती प्रथा और बाल विवाह राम मोहन राय के ज़माने की क्या थी? कुरीतियाँ थीं, यानी बुरी रीतियाँ थीं। ये तो थी लेकिन ये रीतियाँ बुरी थीं तो इनको कुरीतियाँ कहते हैं। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। तो राम मोहन राय ने किस समाज को स्थापित किया? तो इसमें वैष्णव समाज, हिंदू समाज, आर्य समाज, बल्कि इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो चौथा विकल्प इसका सही है। हुकूमत के लिए अंग्रेजी सरकार कागज पत्र किस भाषा में लिखती थी? तो चूंकि अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो वो सरकारी कागज पत्र जो लिखे जाते थे वो अंग्रेजी भाषा में लिखे जाते थे। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। राम मोहन राय के समय भारतीय किस नौकरी में लिए जाते थे? क्योंकि वो अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते थे, इसलिए उनको चपरासी की नौकरियों में लिया जाता था। इसलिए दूसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, लाचार होकर अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए विभाग खोला। तो किस लिए उन्होंने, यानी किस पर मजबूर होकर उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाने के लिए विभाग खोला था? तो राम मोहन राय के आंदोलन करने पर, यानी राम मोहन राय ने आंदोलन किया कि भारतीयों को भी अंग्रेजी पढ़ाई जाए। तो उन्होंने उससे मजबूर होकर, लाचार होकर अंग्रेजी पढ़ाने के लिए विभाग खोला। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। तीसरा अनुच्छेद में दिया गया है, आज से 500 साल पहले की बात है। हिमालय के दक्षिण में गंगा के मैदान में एक छोटा सा राज्य था। वो राज्य बहुत छोटा था, किंतु उसका राजा बहुत बड़ा था। बड़ा वो इसलिए नहीं था कि वो 6.5 फीट ऊंचा था। वो बड़ा इसलिए था कि उसके हृदय में दान, दया, स्नेह, सहानुभूति, सेवा, सहायता के भाव लबालब भरे हुए थे। वह राज्य छोटा होने पर भी संपन्न था। जमीन उपजाऊ थी, बाग बगीचे फलों फूलों से लदे रहते थे, जंगल घने थे। वे भांति भांति के पेड़ पौधे, भांति भांति के जीव जंतुओं से भरे रहते थे। राज्य के बीचों बीच उत्तर से दक्षिण तक छोटी नदी बहती थी, जो चांदनी रात में ऐसी लगती जैसे चांदी का पहाड़ पिघलकर बह चला हो। वहाँ बसंत में कोयल कुहकती, बरसात में मोर नाचते, खेतों में अन्न फसलें लहराती, फुलवारियों में तरह तरह के फूल गमगमाते। ये सब खुशहाली इसलिए थी कि वहाँ के लोग परिश्रमी और कार्यकुशल थे। राज्य के सारे नर नारी खेतीबाड़ी में अथक
अथक परिश्रम करते थे, उचित समय पर समुचित बीज और खाद डालते, इसीलिए समय पर अन्न का उत्पादन होता। अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 3 पर आधारित प्रश्न 71 से शुरू होते हैं। छोटे राज्य का राजा कैसे बड़ा था? यानी जो राजा था वो लंबाई में बड़ा नहीं था, बल्कि राजा का हृदय बड़ा था। यानी वो हृदय से दयालु, स्नेह भाव का, सहानुभूति उसमें थी, इसलिए वो राजा हृदय से बड़ा था, इसलिए छोटे राज्य का राजा बड़ा था। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। राजा के हृदय में क्या लबालब भरे हुए थे? तो राजा के हृदय में दान, दया, सहानुभूति के तथा प्रेम के भाव लबालब भरे हुए थे। तो चौथा विकल्प इसका सही है। राज्य छोटा था किंतु संपन्न था, क्योंकि छोटा होने के बावजूद संपन्न होने का क्या कारण था? तो भांति भांति के जीव जंतु थे, चांदी की नदी बहती थी, पानी का पूरा व्यवहार था, जमीन उपजाऊ थी। इन चारों विकल्पों में कौन सा सही है, जिसकी वजह से वो छोटा होते हुए भी संपन्न था? तो इसमें जमीन उसकी जो है उपजाऊ थी, ये सही है। तो पहला विकल्प इसका सही है। राज्य में खुशहाली थी, क्योंकि तो राज्य में खुशहाली थी, यानी राज्य जो छोटा था लेकिन इसके बावजूद भी खुशहाली थी, क्योंकि इसका क्या कारण था? क्योंकि राज्य की जनता जो थी वो परिश्रमी थी। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। 75वां सवाल इसमें प्रश्न दिया गया है, इसी अनुच्छेद पर आधारित है। राज्य में समय पर अन्न उपजता था, क्योंकि यानी इसका क्या कारण था कि समय पर अन्न उपजता था। तो समय पर खाद और बीज चला जाएगा तो समय पर अन्न भी उपजेगा। तो इसमें दूसरे विकल्प में दिया जाएगा है, लोग ठीक समय पर बीज और खाद डालते थे, यानी समय जब हो तभी बीज और खाद पड़े तभी उपज अधिक होती है। तो इसमें दूसरे विकल्प में जो कथन दिया गया है वो सही है। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। चौथा अनुच्छेद जो दिया गया है उसमें है, अफ्रीका में तेजी से फैल रही केले की 2 बीमारियां लगभग 3 करोड़ लोगों के लिए संकट बन रही हैं, जो भोजन और आमदनी के लिए इस फल पर निर्भर हैं। तेजी से फैल रही इस बीमारी को रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने नीति निर्माताओं के साथ एक आपात बैठक की। उन्होंने पाया कि यह बीमारी असाध्य है, इसलिए उन्होंने सशक्त उपाय करने का परामर्श दिया, जैसे केले के बड़े बड़े खेतों की खुदाई करना, कीटनाशकों का छिड़काव करना या पौधों को जला देना। उन्हें लगा कि यदि समय पर कदम न उठाए गए तो ये बीमारी एक महामारी की भांति फैल जाएगी और 90% फसल बर्बाद हो जाएगी। इसमें पहला सवाल इस अनुच्छेद पर आधारित है, लेखक ने क्यों कहा है कि केले की बीमारी लोगों के लिए संकट बन रही है? इसमें दूसरे विकल्प में दिया गया है, यह जल्दी ही फसल बर्बाद कर देगी जो लोगों के भोजन और आमदनी का साधन है, इसलिए लोगों के लिए संकट बन रही है। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न दिया गया है कि वैज्ञानिकों ने आपात बैठक क्यों की? तो समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, इसीलिए बैठक को बुलाई गई थी आपात बैठक के, ताकि समस्या का समाधान ढूंढा जा सके। तो पहला विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में दिया गया है कि बीमारी की रोकथाम के लिए वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया, यानी उन्होंने वैज्ञानिकों ने क्या सुझाव दिया था? तो इसमें देख रहे हैं हम, सभी प्रभावित पौधों को जला दिया जाए या उन पर कीटनाशक छिड़का जाए। तो इसका चौथा विकल्प सही है। महामारी का आशय है, तो महामारी का क्या आशय है, यानी इससे क्या मतलब है? तो बहुत शीघ्र यानी बहुत तेजी से फैलने वाले रोग को हम महामारी कहते हैं। तो पहला विकल्प इसका सही है। 80वां प्रश्न और इस प्रश्न पत्र का भी और इस अनुभाग का यानी हिंदी भाषा का जो प्रश्न है वो भी आखिरी है। इसमें दिया गया है,
इस अनुच्छेद पर आधारित है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सशक्त शब्द का प्रयोग अवतरण में प्रयुक्त उपाय के अर्थ में हुआ है? तो सशक्त मानी सख्त कदम उठाना, तो इसमें दिया गया है दूसरे विकल्प में, स्वाइन फ्लू फैलने पर बीमारी को फैलने से बचाने के लिए सरकार को सशक्त कदम उठाने पड़े, यानी बहुत सख्त कदम उठाने पड़े। तो सशक्त का जो सही अर्थ और अवकलन में दिया गया उसके अर्थ हिसाब से जो प्रयोग है, जो वाक्य है, वो दूसरे विकल्प में दिया गया है, तो दूसरा विकल्प ही इसका सही है। तो हमारे इसी तरीके से वीडियो आते रहते हैं और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी गुलसिता हमारा।